हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपका बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम है। आप सब बहुत घबराए हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा एग्जाम में आने की। तो मैं बता दूं आपके लिए, जो हमने 19 तारीख को यानी कि कल अपना रियल टेस्ट नाम से टेस्ट लॉन्च किया था टारगेट गुरुकुल पे के ऐप पे, ये उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। आप एक तो या तो मान लो कि इसका सॉल्यूशन करा रहा है, या फिर आप ये समझ लो आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि रियल टेस्ट को आप यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। आप एक मॉडल पेपर की तरह से जज करो और ऐसा मानो कि इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे और बढ़िया से इन क्वेश्चन को लगाओ। और आपको बता दो, शाम को 6 बजे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की लाइव मैराथन होने वाली है। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो तब, ताकि जब भी 6 बजे होगी हम आपको क्या करेंगे, उस चीज की सूचना टेलीग्राम पर दे देंगे। आपको पता है कि आपके एग्जाम में फिजिक्स के 24 क्वेश्चन होते हैं, तो 24 ही क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इंग्लिश एंड आपका केमिस्ट्री का बचा है, इसके बाद हम केमिस्ट्री का करेंगे, फिर हम उसके बाद इंग्लिश का करेंगे। इससे आपका जो ये रियल टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। और एक तरीके से जिन बच्चों ने रियल टेस्ट नहीं दिया है वो इस मॉडल पेपर को देख करके सॉल्व भी कर पाएंगे। और जिस बच्चे को उस रियल टेस्ट को देना है तो वो भी अभी भी फ्री में दे सकता है। टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। रियल टेस्ट नाम से आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो कि कैसे आप रियल टेस्ट दे सकते हो फ्री में। हर बच्चे के लिए फ्री है, पेड नहीं है, याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पहला क्वेश्चन कहता है डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है और वह किसके बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नहीं पता है जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है और वह किसके बराबर है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो बच्चे देखो, ऐसे क्वेश्चंस को निकालने, और देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा। प्लैंक कांस्टेंट यानी कि एच को बोलते हैं ना बच्चे, किसको बोलते हैं हम, एच को बोलते हैं। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। कांस्टेंट इसी प्रकार से शाम की 6 बजे वाली भी क्लास में हम चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो, ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढो जिसमें एच आता हो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यह फॉर्मूला आपने देखा होगा पहले, या E इक्वल टू एच एफ भी आप कर सकते हो, इक्वल टू एच एफ भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, E इक्वल टू एच एफ भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, एनर्जी का क्या होता है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2। यह एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का यही होता है ना। तो आपका जो यहां पर ये होता है ml2t माइनस 2 होता है बच्चे, क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड। ml2t माइनस 2 यह होता है एनर्जी का। अब हम क्या करेंगे, h लिखेंगे, h का हमें निकालना है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर आप c बाई लैम्डा से करोगे तो भी वही आएगा, और आप फ्रीक्वेंसी से करोगे तो भी वही आएगा। तो टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, तो टाइम को हम t से ही डिनोट करते हैं। तो टाइम का जो हो जाएगा t ही रहेगा, 1/t ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/t कर देंगे, क्या करेंगे 1/t करेंगे। और यह देखो प्लस में है तो निगेट यहाँ नीचे, लेकिन प्लस में है ना। और यह वैल्यू जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 1, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वह हो जाएगी ml2t माइनस 1। यह हो जाएगी ना। समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आई थिंक अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना कि भैया आपने डायमेंशन वाला बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो यह हमने निकाल दिया, किसका निकाला बच्चे, अरे भाई ये बोर्ड हैंग कर गया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, बोर्ड अभी सही हो जाएगा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अनपॉज कर, अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि किसके इक्वल है, क्या एनर्जी के है। एनर्जी के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि भैया उसमें -1 आ गया और एनर्जी में -2 होता है। मोमेंटम, मोमेंटम का अगर हम देखेंगे P इक्वल्स टू m इंटू बी होता है, मास का m होता है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है। इस हिसाब से इसका mlt माइनस 1 हो गया। यहाँ पर 2 है ही नहीं है, है ही नहीं है।
एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स टू एम वी इंटू आर, एम बी इंटू आर, ठीक है। अब ये हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी का एल टी, आर हो जाएगा एल टी माइनस वन हो गया, और आर का होता है एल। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस वन ये आ जाएगा, और हमारा प्लैंक कांस्टेंट का भी एम एल टू टी माइनस वन ही हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्लैंक कांस्टेंट है वह एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है। किसके इक्वल है? एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से है। यह क्वेश्चन कहता है आपको एंगल बताना है जब दो वेक्टर्स इक्वल हों। क्या हों बच्चे? जब दो वेक्टर इक्वल्स हों, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, यानी कि दो इक्वल वेक्टर हैं तो उनके बीच में आपको एंगल बताना है कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मान लो आपको ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना आपने। अब देखो क्या कहा गया है, दो वेक्टर है जिनकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप मान लो जो वेक्टर है तो वेक्टर की वैल्यू a है। क्या है? वेक्टर की वैल्यू a है। तो भैया r इक्वल्स टू यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू ए हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको हम a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में आंसर? क्या आएगा? इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 0। क्या आएगी? थीटा की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 0। क्या आएगी? थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इक्वल नहीं होगी, लाइक इक्वल तब होता है जब कॉस थीटा इक्वल टू 120 पे क्या हो जाता है, अगर हम कोई भी वेक्टर है उन सभी वेक्टर्स की वैल्यू सेम आ रही, क्या आ रही? सेम आ रही है, तो आपका जो क्या होता है उसके बीच में एंगल क्या हो जाता है? 120 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यही बोला गया है कि दो वेक्टर है, क्या है? दो वेक्टर है, उनका जो सम है, एक सेकेंड क्वेश्चन फिर से देखना, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं, लाइक मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? तो दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कैसे? जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, जो मैंने अभी बनाई थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पे कुल मिला के वैल्यू 1 आएगी, और 1 वैल्यू किस cos में किसकी होती है? 0 डिग्री की होती है। तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये कहता है द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके द्वारा दिया जाता है? तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, या फोर्स इनटू टाइम होता है? जल्दी से बताओ तो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, यानी कि डेल्टा P इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, या आप डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम का। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है, -19 होती है। जितनी आपके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चे। किसमें होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन कहता है विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होगा?
किसके बाहर होगा? बॉडी के बाहर। तो बैंगल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास किसके बाहर होगा? उस बॉडी के बाहर होगा। अगला क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बहुत सरल क्वेश्चन। सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन अ ग्लास। यानी कि एक ग्लास है, उसके अंदर एक आइस का टुकड़ा डला हुआ है, उसमें तैर रहा है। बच्चे क्या कर रहा है? तैर रहा है। व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस मेल्ट्स। जब आइस मेल्ट करती है उस गिलास में पानी का जो लेवल है उसका क्या होगा? तो क्या हुआ? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। क्या हो जाएगा? जो पानी का लेवल रहेगा ना बच्चे वह सेम रहेगा। क्या होगा? पानी का जो लेवल है बच्चे वह सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस। आपसे बोला गया कि मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो 3 होती है। लेकिन आपसे डाई एटॉमिक का पूछ लिया जाए तो 5 होती है, ट्राई एटॉमिक की बोल लिया जाए तो 6 होती है। क्या होता है? ट्राई एटॉमिक की पूछ लिया जाए तो 6 होती है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज। यानी कि जो साउंड प्रोपगेशन होता है एयर में वह किस प्रकार का फिनोमिना है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भैया यह एक एडियाबैटिक है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन कहता है कि एक आइडियल गैस की कंडीशन में Cp एंड Cv की जो वैल्यू है वह कैसी होगी? एक आइडियल गैस की कंडीशन में जो Cp की वैल्यू है ना बच्चे वो Cv से ज्यादा होती है। आपको पता होगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। इस इक्वेशन को भी याद रखना, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R में से कौन सा करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे पूछे जाएंगे कौन सा करेक्ट है। और गामा की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। Cp बाई Cv होता है गामा, Cp बाई Cv होता है गामा, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो वह क्या महसूस करेगा? तो बच्चों याद रखना, जब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो वह टॉर्क के साथ साथ फोर्स को भी टॉर्क के साथ साथ फोर्स को भी, नेट फोर्स को भी एक्सपीरियंस करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यू ई। क्या? इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यू ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज न्यू एच। उसके बाद आपको रिलेशन बताना है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ क्या होता है होल्स में किसकी ज्यादा होगी? तो भैया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, होल्स से भी ज्यादा होगी। क्यों होगी? उसका रीजन आपको हमें बताना है। और आपको मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है भैया वह भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है। समथिंग जो भी फॉर्मूला होता है मुझे पता है, बट इसका कमेंट में आपको बताना हो सकता है मोबिलिटी के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। क्या करे? मोबिलिटी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्ट मीटर। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर अगर वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करता है तो वह उसमें उस केस में क्या सही होगा? तो याद रखना, जब एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है तो उसका क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब? जब सीरीज में लगाएंगे कॉइल के साथ, जब कॉइल के साथ सीरीज में लगाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला क्या कहता है 38। क्या कहता है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, अपने घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर देखा होगा जिसमें कभी कभी गर्मियों में बिना दिवाली के पटाखे जैसे शोर होते रहते हैं, उसमें छोटे छोटे पटाखे फूट जाते हैं और रोशनी होती है बहुत सारी। ठीक है, तो बोला गया ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो कि क्या ट्रांसफर करती है? क्या ट्रांसफर करती है? तो भैया एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है। क्या करती है? एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है। यह मत सोचना कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, नहीं करता। तो चलो, लेकिन अगर हमें बताना है आपको एसी टू डीसी कौन
लाइक डीसी टू एसी कौन कन्वर्ट करता है? डीसी टू एसी, डीसी टू एसी कौन करता है? एसी टू डीसी कौन करता है? इस चीज का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नहीं पता तो गूगल बाबा के पास जाना है, इसकी सहायता लेनी है कि भैया बता दो हमको एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है, डीसी से एसी कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है? तो गड्डी, एक्स यू वी, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, और ये विजिबल, इंफ्रारेड, क्या आईएफ इंफ्रारेड, और उसके बाद रेडियो वेव्स, क्या है? रेडियो वेव्स। इस तरीके से याद रखना, ये इंक्रीजिंग, क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, वेव लेंथ के ऑर्डर में लिखा हुआ है वेवलेंथ इंक्रीजिंग, और एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, याद रखना। और तो इसका क्या हो जाएगा? गामा। तो गड्डी, एक्सयूवी, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। ठीक है, याद रखना। इस तरीके से मैंने याद किया था, इस तरीके से आप भी याद। अगला क्वेश्चन है टॉर्क ऑफ एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि पी वेक्टर है, उसमें टार्ग एक्ट कर रहा है, टॉर्ग प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस हो रहा होगा? तो टॉर्क का क्या मतलब, एक तरीके से टॉर्क का फॉर्मूला ही पूछा गया होगा, पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन कहता है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या याद रखना? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, तरीका, ट्रिक नहीं, बस याद रख लेना। फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना बच्चे, क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ते हैं बच्चे, क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक्सीलरेशन पढ़ते हैं ना, इसी सीक्वेंस में तो आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है ना। तो देखो, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, तो पाई बाई 2 का होता है, याद रखना। इसका होता है पाई बाई 2 का होता है, याद रखना। एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में भी पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है, याद रखना। लेकिन अगर वहीं पर एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की बात करें, तो पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। और एग्जाम में क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बारे में पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? पाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अब भाई इसमें रटना ही है, इसको रट लो, समझने वाला जैसा कुछ बचा नहीं कि आप समझने के लिए आपको और ज्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, यानी कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता हो आपको, तब तो डायमेंशन निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का जो होता है MLT-1 नहीं होता, MLT-2 होता है। और लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो L एक यहाँ पर प्लस में है, वहां भी प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो MT-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MT-2 MT-2 गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एक बार रुक जाओ, फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर से करते हैं। चलो हम उस वाले बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पर करते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और अपॉन लेंथ से मास का m होता है, एक्सीलरेशन LT-2 होता है, और लेंथ को बोलते हैं L, और यह है प्लस में, ऊपर जाएगी तो होगी माइनस में, तो यह इससे कट जाएगा। तो भैया MT-2 ही तो आना चाहिए यार, सही तो किया था, लेकिन ऑप्शन में मुझे कहीं दिखा नहीं। क्या आपको दिखा था यार? एक बार देखना फिर से,
क्या है यहाँ पे Mt-2, L यहाँ पर भी आ गया, L यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे सब 0 है, ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि लगता है कि भाई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी इस पेपर को टाइप करने में। ठीक है, Mt-2 हो जाएगा, इसको काट के Mt-2 कर लो। ठीक है, एक बार वैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिखा है, क्या करूं, एक ऑप्शन ही गलत लिखा है यहाँ पर, और इसका तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, Mt-2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ डज नॉट डिपेंडेंट ऑन, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वह अर्थ से बाहर जाती है वह किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। क्या वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ पर अर्थ पर करती है, मास ऑफ अर्थ पर करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, मास कितना भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप 1 ग्राम की बॉल को फेंको या फिर आप 1000 किलोग्राम की बॉल को फेंको, वह जाएगी। इसके वेलोसिटी की जो लिमिट है वो 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर क्या है, 11 किलोमीटर पर सेकंड है ना। इस स्पीड से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वह हमारी जो अर्थ है उसके एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएगी और वह वापस कभी भी हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में दोबारा नहीं आ पाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। इन अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट द ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग इन, तो किस में वाइब्रेट करती हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल मोड में करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मोड में करती हैं। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, क्या यूनिफॉर्म स्पीड से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम, ये रिमेन्स कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी। भैया अगर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो क्या वेलोसिटी कभी सेम रह सकती है, नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें भी डायमेंशन की रिक्वायर होती है। एंड अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है और स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर्स कैप्ट एट एंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर 2 प्लेन मिरर को हम 90 डिग्री पर रखते हैं तो कितने इमेजेस बनेंगी, क्या होगा, कितनी इमेजेस बनेंगी। तो बच्चे कितने बनेंगे, 3 इमेजेस बनेंगी। इसका जो फॉर्मूला है उस पर लगा के देख लेना। ठीक है, बहुत टाइम से अगर लगा के बताऊंगा, और वैसे भी 22 मिनट बचे हैं और आपका एग्जाम कल ही है, क्या है, कल है, और हम नहीं चाहते कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि कौन सा लॉ है जो कि इंड्यूस्ड करंट की लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो लेंज लॉ है जो कि इस इंड्यूस्ड करंट की लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 और लास्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, सेंटर ऑफ अ रिंग पे क्या हो जाएगी, इसमें भी ये 0 हो जाएगी। तो बच्चों आज मतलब अभी हमने फिर से फिजिक्स के 24 क्वेश्चन किए। इसके पहले हमने बायो के किए थे, उससे पहले हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 72 तक हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी आपका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको देखो। ठीक है, मिलते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टाटा, बाय बाय।